नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। फिर हाजिर हूं एक टॉपिक जो कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है। आज हमने टॉपिक लिया है राजस्थान जीके का, एक महत्वपूर्ण, राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ भी, राजस्थान की कला से जुड़ा हुआ भी, दोनों का मिक्स टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किलों से संबंधित, राजस्थान के दुर्ग जो है उनसे संबंधित हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के 5 किलों का जिक्र आज हम पढ़ेंगे और बड़ी सरल भाषा में, और केवल जो तथ्य है, जो बातें हैं, वो वही बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आती है। बेकार की बात एक भी नहीं, और सीधा टॉपिक और पॉइंट पे। शुरुआत में हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। अच्छे अच्छे पिक्चर्स आपको देखने की मिलेगी। छोटा सा वीडियो, कोशिश जितना छोटा किया जा सकता है उतनी हमने कोशिश की है कि कम टाइम में आपके कम से कम 5 दुर्ग हो एक वीडियो में फटाफट। स्टार्टिंग करते हैं हम चित्तौड़ के दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात समझेंगे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के कुछ पिक्चर्स पीछे दिख रही है। चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। काफी महत्वपूर्ण, राजस्थान के किलों में से इंपोर्टेंट किला है। काफी इतिहास में भी इनका काफी नाम रहा है। तो चित्तौड़गढ़ की गिनती भारत के सबसे बड़े किलों में से की जाती है। बहुत बड़ा किला है। भारत के सबसे बड़े किलों में से चित्तौड़गढ़ के किले का नाम आता है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसका नाम दर्ज है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में यह मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। मध्यकाल में आप जब इतिहास पढ़ते हो तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करता था। बाद में उदयपुर ट्रांसफर हो गया, तो पहले चित्तौड़ राजधानी थी, और यहीं पे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है एक पहाड़ी पर। उसी का हम बात कर रहे हैं। इस पर गुहिल और सिसोदिया वंश का शासन रहा। 180 मीटर की ऊंचाई पर बना ये विशाल किला 691.9 एकड़ भूभाग में, काफी बड़ा 691.9 एकड़ भूभाग में ये फैला हुआ है। आज हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़ के किले को देखने आते हैं। तो इसीलिए ये किला काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़े क्षेत्र में एक छोटी सी पहाड़ी पर है। आपको दिख रहा है चित्तौड़गढ़ के किले की कुछ पिक्चर्स दिख रही है। कुछ बातें इसकी करेंगे। वीर विनोद किताब जो है, एक वीर विनोद किताब जिसके लेखक थे श्यामल दास, उनके अनुसार मौर्य शासक चित्रांग ने यह किला बनाकर अपने नाम से इसका नाम चित्रकोट रखा था। सवाल आया हुआ यहां से कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो उसका नाम आता है चित्रांग मौर्य। कई जगह चित्रांगद भी लिखा हुआ आता है, कई जगह चित्रांग, लेकिन यहीं से सवाल निकल कर आ रहे हैं, बहुत बार आया हुआ चित्रांग मौर्य। तो चित्रांग मौर्य ने श्यामल दास की वीर विनोद किताब में लिखा है कि इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने, और उसने अपने नाम से इसका नाम रखा था चित्रकोट। उसी को बाद में बदलते बदलते ये चित्रकोट क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया। और मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोर से 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर दिया था। देखो, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो हुए मानमोरी, उसी से ये किला ट्रांसफर हो गया बप्पा रावल शाखा के पास, और उसके बाद में रावलों का और गुहिलों का इस पर शासन रहा। तो यहां से पहला सवाल चित्रांग मौर्य का बनता है, चित्रकोट दूसरा नाम बनता है, तीसरा बप्पा रावल का बनता है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। चौथी बात, श्यामल दास की वीर विनोद पुस्तक आपको याद रखनी है। अब देखो, चित्तौड़ के इतिहास की मैं बात करूं तो चित्तौड़ के इतिहास की थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात करूंगा। बाकी तो इतिहास में आपने पढ़ रखा है, डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप सबको पता है कि चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है, चित्तौड़ के जौहर काफी प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़ के जो जौहर है वो 3 जौहरों का जिक्र आएगा। पहला जौहर है रावल रतन सिंह के समय हुआ। आप सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और उस समय थे रतन सिंह, और इस पर फिल्म भी बनी हुई है पद्मावती। तो पद्मावती फिल्म में आपने इसके बारे में देखा होगा। 1303 में रानी थी पद्मिनी, और उसके नेतृत्व में जौहर हुआ। मोटे मोट आपको याद रखना है। दूसरा जो जौहर हुआ वो राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ, और ये 1534 का समय था। डेट आपको याद रखनी है। दूसरा जौहर कब हुआ? 1534 में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और उस समय कर्णवती के नेतृत्व में 1534 को यह दूसरा जौहर हुआ। तीसरे जौहर की मैं बात करूं तो राणा उदय सिंह के समय हुआ था, जब उदय सिंह के समय अकबर ने जब आक्रमण किया था 1568 में, तो उस समय जौहर हुआ। उदय सिंह भागकर उदयपुर चले गए थे, और उसके बाद में जयमल और फत्ता ने उसका मुकाबला किया था, और पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ था।
बार जौहर जो हुए उनको आप याद रखना है। पहला 1303, दूसरा 1534 और तीसरा 1568 में किस किस के समय हुआ? पहला रतन सिंह के समय हुआ, दूसरा विक्रमादित्य के समय हुआ और तीसरा हुआ उदय सिंह के समय। महिलाओं के नाम याद रखने हैं आपको। पहला पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, दूसरा क्या आती है कर्णवती या कर्णावती के नेतृत्व में, और तीसरा था फूल कंवर जो फतेह की पत्नी थी, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ। तो कुछ हमने इतिहास की चित्तौड़ में बात की, याद होगा आपको। अब देखो यहां कला की दृष्टि से देखें, चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ के किले के कुछ उपनाम है। तो इसको किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है इसको, और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मालवा में प्रवेश करने के लिए यहां से गुजरना होता था, तो मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी आबादी रहती है, किला बहुत बड़ा है, तो अंदर लोगों के मकान घर बने हुए हैं। घूमने गए हुए थे तो देखा है हमने बहुत सारे लोग। लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सवाल आया हुआ है सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो यह है चित्तौड़गढ़ का किला। बहुत सारे किले हैं जो लिविंग फोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किले की। दूसरी बात है, यहां से सवाल आता है, एक एक लाइन से आप देखोगे तो एक एक लाइन से सवाल आए हुए हैं। दूसरी जो बात है, ये कहां स्थित है? तो पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। ध्यान रख लेना आप, उस पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। और पठार की बात करें तो मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ किला सब ऐसे पठार पर बना हुआ है, तो वो मेसा पठार है, चित्रकूट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। यहां से सवाल निकल कर आता है। आकार में देखें तो वेल मछली जैसा आकार है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वेल मछली का जैसा आकार किसका है, दूसरी आकृतियां दे दी जाती है, इसका आकार किसके समान? तो वेल मछली की तरह है चित्तौड़गढ़ का किले का आकार। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके आज भी इसके अंदर खेती होती है। आज इतना बड़ा है कि खेत है अंदर, तो इसके अंदर आज भी खेती होती है। निर्माता की बात की चित्रांग मौर्य, पुनः निर्माण करवाया इसका वापस कुंभा ने करवाया, और इसे राजस्थान का गौरव चित्रकूट दुर्ग और प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ये मैंने बताया अभी। कुमारपाल प्रबंधन के अनुसार इस किले का निर्माण एक किताब और है श्यामलदास के अलावा, वीर विनोद के अलावा, कुमारपाल प्रबंध, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण भी चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कुछ बातें हमने की। अब देखो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर प्रवेश करें तो चित्तौड़गढ़ के किले में 7 द्वार बने हुए हैं। वैसे तो याद नहीं होता, लेकिन कई बार ये भी पूछा जा चुका है। पीछे के इतिहास हम देखें एग्जामों का, तो उनमें से कुछ बार जो गेट है उनके अलग अलग नाम है, उनसे भी पूछे गए हैं सवाल। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का प्रथम दरवाजे का नाम है पाडुपोल, दूसरे दरवाजे का नाम है भैरव पोल, तीसरे का है गणेश पोल, चौथे का है लक्ष्मण पोल, पांचवें का है जोड़न पोल, छठे द्वार का नाम है त्रिपोलिया और सातवें द्वार का नाम है रामपोल। तो इस प्रकार 7 दरवाजे बने हुए हैं। एक गेट का चित्र आपके सामने है, प्रथम जो गेट है उसका चित्र आपके सामने है। ये तो हुई गेट की बात। इसके अलावा जब दुर्ग के अंदर जाते हैं, किले के अंदर जाते हैं, तो कुछ महल बने हुए, कुछ दर्शनीय स्थल बने हुए, वो आपको याद रखने हैं। तो पहला यहां पद्मिनी महल है। रानी पद्मिनी के लिए एक तालाब के बीच में, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पद्मिनी महल बना हुआ है। आपको सीधा सा सवाल पूछा जाए पद्मिनी महल कहाँ है, तो आपको सबको पता है कि यार पद्मिनी रानी चित्तौड़गढ़ में थी, तो पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। जर्जर अवस्था में है, अभी कुछ सुंदरता उसमें दिखती नहीं है, बंद पड़ा रहता है। दूसरा जो महल है कुंभश्याम मंदिर, एक मंदिर की बात है जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। महाराणा कुंभा ने बनाया था मीरा के लिए, भक्ति के लिए। ये मीरा मंदिर भी इसको कहते हैं। इसकी फोटो दिखाऊं, तुलजा भवानी का मंदिर, जो माता है तुलजा माता, उसकी पूजा आराधना की जाती थी, तो वही एक तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है। रेदास की छतरी है, मीरा से संबंधित गुरु थे रेदास, तो उनकी छतरी बनी हुई है वहां। श्रृंगार चंवरी बनी हुई है, इसके मैं फोटो दिखाऊंगा। इसके अलावा नवलखा भंडार जो एक संग्रहालय था वो है इसके अंदर। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, आपको पता है कल्लाजी राठौड़ नागौर से संबंधित थे, तो वहां उसकी छतरी भी बनी हुई है। 4 हाथों के देवता के नाम से जाने जाते हैं कल्लाजी। और विजय स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये कुछ महत्वपूर्ण जो जगह है चित्तौड़गढ़ के किले की। हमने 9 बातें की। कौन कौन सी वहां दर्शनीय स्थल है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है जो अपने कंप्यूटर के हिसाब से याद रखनी चाहिए, इनमें से पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको चित्र दिखाता हूं। ये है पद्मिनी महल, बीच में बिल्कुल तालाब के बीच में बना हुआ है।
और ये इसी को बोला जाता है पद्मिनी महल, 2 मंजिला है। और दूर से आप देखोगे तो ये पुरानी अवस्था में 1300 के लगभग बना हुआ था, तो काफी पुरानी अवस्था में ये है। दूसरा देखो, अब मैंने बात की थी कुंभ स्वामी मंदिर या मीरा मंदिर की बात की थी, तो कुंभ स्वामी मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु के शुक्र अवतार का मंदिर था, वराह अवतार का मंदिर था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने अपने पुत्र वधू मीरा की विशेष विनती पर किया था। तो कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण जो किया था वो सांगा ने किया था। मीरा इसमें भक्ति करती थी। पहले ये विष्णु को समर्पित था, कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। और कई बार पूछा जाता है कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो कुंभा से रिलेटेड चित्तौड़ में आपको याद रखने में कोई डाउट नहीं होगी। और इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, काफी सुंदर नक्काशी की गई है, शानदार मंदिर है। आज भी उचित अवस्था में, शानदार अवस्था में आप देखोगे तो वहां जाकर आराम से बढ़िया मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा तुलजा भवानी माता का मंदिर भी इसके पास ही बना हुआ है। ये मंदिर इस प्रकार का है। बाहर जरूर सुंदरता नहीं है, लेकिन अंदर जाकर देखोगे आप तो काफी सुंदर है। कई बिल्डिंगें यहाँ टूटी फूटी भी मिलेगी, लेकिन काफी शानदार मंदिर है तुलजा भवानी माता का मंदिर। रैदास की छतरी छोटी सी छतरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रैदास की छतरी यहां है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक और बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बारे में देखते हैं कि बनवीर की दीवार के मध्य भाग में स्थित वर्गाकार भवन श्रृंगार चौरी कहलाता है। यह है आपकी श्रृंगार चौरी मंदिर है। ये नाम लग रहा है जैसे चौरी होती है ना, शादी के समय चौरी बढ़ाई जाती है, तो उसी के नाम से इसका नाम चौरी पड़ा है। लेकिन ये वास्तव में मंदिर है। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमा कंवरी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी, इसका नाम था रमा कंवरी, तो उनका शादी जो है वो यहां हुई थी। महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह की चौरी है। किंतु यहां प्राप्त शिलालेख के अनुसार यहां एक जैन मंदिर होना भी पाया गया, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने किया था। यहां जैन मंदिर भी है और महाराणा कुंभा की पुत्री की शादी भी लोग कहते हैं कि इसीलिए इसको श्रृंगार चौरी नाम दिया गया, लेकिन वास्तव में ये जैन मंदिर है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है श्रृंगार चौरी। तो जल्दी जल्दी आपके चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थलों को हम देखते जा रहे हैं। एक और चीज जो है जिसको बोलते हैं नवलखा भंडार, जिसका हमने जिक्र किया था, नवलखा भंडार का इस प्रकार का स्ट्रक्चर है नवलखा भंडार। इस दुर्ग में बनवीर द्वारा, बनवीर आप सबको पता है, बनवीर द्वारा बनाया गया अंतः दुर्ग है, जिसे कोटा मकान भी कहते हैं या नवलखा भंडार भी कहते हैं, जो हथियारों के लिए रखने के लिए संग्रहालय था। तो ये एक बड़ा हुआ है मेल टाइप, तो ये भी चित्तौड़गढ़ के किले में। अब बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 2 स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। 2 स्ट्रक्चर, एक विजय स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ। डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ क्या है। तो देखो, हम बात कर रहे थे विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ इस प्रकार का है, सबने देख रखा है, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा किया गया एक स्तंभ था। 1437 में मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजीवाड़ी, मालवा और गुजरात की सेनाओं को हराया था, और ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में। इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है सारंगपुर का युद्ध। 1437 में इसने मालवा और गुजरात दोनों के शासकों को हराया था, और इसी विजय के आधार पर विजय को यादगार बनाने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया था। 1440 से चला 1448 8 साल तक ये बढ़ा। इस प्रकार का संरचना है, देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिला। तो देखो इसकी डिटेल देख लेते हैं। 122 फीट ऊंचा है ये, यहां से समझते रहना, इसको पढ़ना आप। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक और सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से कुछ चौड़ा है और बीच में सकरा और ऊपर से पुनः चौड़ा है। देखो क्या आप, तो नीचे से चौड़ा है, बीच में सकरा हुआ और ऊपर से फिर ये चौड़ा हो गया, तो इस प्रकार बना हुआ है। इस पर ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। स्तंभ का निर्माण कुंभा ने अपने समय में महान वास्तुशिल्प मंडन के मार्गदर्शन में किया। आप सबको पता है कि महाराणा कुंभा का जो शिल्पी, मुख्य शिल्पी था, उसका नाम था मंडन, तो उसके नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ। तो मंडन ने के देखरेख में इसका निर्माण हुआ। इसके आंतरिक और बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं के अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह, विष्णु जैसे बहुत सारे देवताओं के चित्र बने हुए, मूर्तियां बनी हुई है। रामायण और महाभारत के कहानियां, पात्र के भी उनमें मूर्तियां बनी। इसके साथ ही देवी
मातृकाओं, प्रतिमाओं, ऋतुओं, नदियों और जनजीवन की झांकियों का सुंदर अंकन है। मतलब ये जो आपका विजय स्तंभ बना हुआ है उस पर शानदार नक्काशी की गई है। अलग अलग देवी देवताओं की, ऋतुओं की, नदियों की, रामायण महाभारत के सारी मूर्तियां उस पर बनी हुई है। देखने में आकर्षक है। 157 सीढ़ियों से आप इसको ऊपर जा सकते। सीढ़ी घिस गई है आजकल और इसकी ऊंचाई है 120 फीट, 9 मंजिला ये विजय स्तंभ है। 1852 में इस पर बिजली गिरी थी और इसकी वजह से इसमें नुकसान हुआ। उसके बाद में स्वरूप सिंह ने, उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह ने इसका वापस निर्माण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसके बारे में कहा था कि यह किसके समर्पित थे। वो यहाँ स्टेटमेंट था, आपको मैं कुछ बता देता हूं, ध्यान रखना कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। सवाल यहां से देखना आप, ये किसने कहा था कि विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है? उत्तर आएगा उपेंद्र नाथ अश्क। दूसरा है डॉक्टर गोड्स ने इसके भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ध्यान रख लेना इसको। मोस्ट चीज मैं बता रहा हूं, मोस्ट है ये। डॉक्टर गर्ट्स ने जो कहा वो कहा कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। और कर्नल टोड ने इसके बारे में कहा था कि कुतुब मीनार से भी बेहतर, कुतुब मीनार ऊंची जरूर है लेकिन बेहतर ये है, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। डॉक्टर गर्ज का जो कथन है वो यहां से निकल कर आता है इंपॉर्टेंट सवालों में से। कई बार, सैकड़ों बार सवाल आया हुआ राजस्थान में। राजस्थानी मूर्तिकला का कोष किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। सीधा सवाल, राजस्थानी मूर्तिकला का कोष विजय स्तंभ को किसने कहा? उत्तर आएगा गर्ज। ठीक है, तो यहां से विजय स्तंभ की चर्चा हमने की। अब हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। वैसे विजय स्तंभ का नाम, विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं, लेकिन एक दूसरा कीर्ति स्तंभ और बना हुआ है जो जैन धर्म से संबंधित है। यह भी वैसे आकृति, थोड़ा सा अंतर है। यह स्तंभ 22 मीटर लंबा है जो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रमुख तीर्थ माना जाता है। बता दें कि इस टावर का निर्माण एक जैन व्यापारी भगेरवंश शाह जीजा द्वारा रावल कुमार सिंह के शासनकाल में के दौरान किया गया। तो यहां ये जीजा नामक आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसने इसका निर्माण करवाया था। किसके समय करवाया था? रावल कुमार सिंह के समय करवाया था, ताकि जैन धर्म का महिमा मंडन किया जा सके। बता दें कि कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक सवाल बनता है, टावर ऑफ फेम के नाम से किसको जाना जाता है? कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। और ये जो ये टावर बना हुआ है ये किसको समर्पित है? ऋषभ देव को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि ने प्रारंभ की और महेश ने पूरी की। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ रहा है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं वो होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये अत्रि ने प्रारंभ की थी और उसके पुत्र महेश ने इसको पूरी की थी। तो यहां इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कर रहा हूं मैं, उनको आप याद रख लेना। जहां मैंने अंडरलाइन की है वहां मोस्ट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि ने लिखी और प्रारंभ की थी और महेश उनके पुत्र ने उनको पूरा किया था। ये थी बात चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, लेकिन इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको याद नहीं रखनी चाहिए, आपको रखनी पड़ेगी। और यहां से एक एक लाइन से सवाल निकल कर आते हैं। बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ से सीधे पहुंचते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के दर्शन करने के लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा है, काफी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के महत्वपूर्ण किलों में से एक है, काफी बड़ा किला है। और यह इसमें से हम बात करेंगे कि कहां से आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कौन कौन से सवाल निकल कर आते हैं। तो मैं बात करूं कुंभलगढ़ का परिचय बात करूं तो इसको एस्ट्रूकन भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की है। किसने की है? टोड ने, याद रख लेना। तो ये कर्नल टोड ने, सवाल आया हुआ है कि किस किले को एस्ट्रूकन कहा, या यूं कहा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा। तो इसकी तुलना एस्ट्रूकन जो यूरोप का एक किला है तो उससे की थी कर्नल जेम्स टोड ने। ये एक गिरिदुर्ग है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में जानते हो आप, पहाड़ों पर जो बनता है वो गिरिदुर्ग होता है। दुर्ग का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और यदि प्राचीन इतिहास में बात करें तो अशोक के पुत्र संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में जर्जर अवस्था में खत्म हो चुका था। बाद में कुंभा ने उसी जगह वापस निर्माण किले का करवाया और ये था कुंभलगढ़ का दुर्ग।
निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1448 से लेकर 1458, 10 साल के बीच में 1400। और ये नागौर, कहते हैं लोग कि नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने नागौर विजय किया था, उसके बाद में इसका निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ का दुर्ग का। इसके दीवार से संबंधित एक बार सवाल आ गया था कि इसकी दीवार की लंबाई कितनी है। देखो वास्तव में तो पूछा नहीं जाना चाहिए इसे, लेकिन ये प्रसिद्ध चीज है इसलिए ये पूछा गया था सवाल कि कुंभलगढ़ के दीवार की लंबाई कितनी है। तो मैं बता दूं इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, और ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसलिए यहां से पूछ लिया गया था एक बार सवाल कि 36 किलो लंबाई कितनी है कुंभलगढ़ के दुर्ग की। 36 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर चौड़ी है ये, और इस पर एक साथ 3 घुड़सवार आराम से घोड़े पे बैठ के जा सकते थे, इतनी चौड़ी है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है एक, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है कुंभलगढ़ के किले की दीवार, बहुत चौड़ी, मजबूत, बड़ी सी। कुंभलगढ़ का किला जो है आप सबको पता है राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद में है। इसकी थोड़ी सी और बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की ओर 960 के लगभग मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग के कैंपस में झालीबाव बावड़ी, कुंभस्वाम मंदिर, विष्णु मंदिर, झाली रानी का माड़िया, मामा देव का तालाब, याद रखना मामा देव का तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी। एक और याद रखना कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महत्वपूर्ण जो दर्शनीय चीजें हैं वो क्या है? झाली बावड़ी, ये याद रखना। कुंभस्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर है, वो याद रखना। 12 खंभ, जो उड़ना राजकुमार, यहां से सवाल निकल कर आता है कि उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और उसी की छतरी बनी हुई है। कई बार ये भी सवाल आता है कि 12 खंभों की छतरी कहां है? राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की कला संस्कृति में सवाल पूछा जाता है इतने खंभों की छतरी कहां है? तो 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उसकी छतरी है। आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इसके अंदर एक और महल बना हुआ है, सुंदर महल बना हुआ है, जिसको कटारगढ़ बोलते हैं, और इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा यहीं से बैठकर मेवाड़ के राजकाज को देखते थे, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यह बादल महल पैलेस ऑफ क्लाउड के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह एक बादल महल है जिसको पैलेस ऑफ क्लाउड के नाम से, महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में हुआ था। यह जो बादल महल है वही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो जन्म स्थली कौन सी हुई? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली हुई कुंभलगढ़। अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में कहा है, याद रख लेना, यहां से मोस्ट सवाल निकल कर आ रहा है कि लाइन से मोस्ट है वैसे तो, लेकिन मोस्ट देख लेना। अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये स्टेटमेंट आया था, पगड़ीधारी पुरुष कटारगढ़ की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी, इतना ऊंचा है, ऐसे बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। जब जब भी संकट पड़ा मेवाड़ पर तो संकटकालीन राजधानी रही कुंभलगढ़। वहां राजाओं को आना पड़ा, जैसे महाराणा प्रताप की बात करो, महाराणा सांगा की बात करो, महाराणा कुंभा की बात करो, उदय सिंह की बात करो। उदय सिंह को भी जब बनवीर से बचाकर लाया गया था तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया, तो इसीलिए इसको कुंभलगढ़ को मेवाड़ का संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। संकटकालीन राजधानी ये रहा है। महत्वपूर्ण जो है मामादेव का तालाब है, उड़ना राजकुमार की जो 12 खंभों की छतरी है वो महत्वपूर्ण है, कटारगढ़ महत्वपूर्ण है, और बादल महल महत्वपूर्ण। बादल महल है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है। कटारगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पर इसकी पगड़ी गिर जाती है व्यक्ति की, इसलिए कटारगढ़ प्रसिद्ध है। और ये जो मैं बता रहा था मामादेव तालाब, इसमें एक मंदिर बना हुआ है, यही महाराणा कुंभा के पुत्र ने उदा ने उनकी हत्या कर दी थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ कुछ चीजें आपको इसमें से जो आने वाली चीजें थी वो मैंने बताई, डिस्कस की। कुंभलगढ़ के दुर्ग से सीधे हम चलते हैं रणथंभौर का किले के दर्शन करने। आप सबको पता है रणथंभौर का किला जो है वो सवाई माधोपुर जिले में है, काफी इंपॉर्टेंट पुराना सा किला है, जर्जर अवस्था में है, ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, इसलिए वहां यात्रियों का तांता लगा। धार्मिक रूप से भी यात्री जाते हैं, पर्यटक जो हिस्टोरिकल पैलेस देखने वाले हैं वो भी जाते हैं। कई बार गया हुआ हूँ, अच्छी स्थिति में बंदरों के झुंड होते हैं, और इसके साथ ही रणथंभौर का जो रिजर्व है, जो वन क्षेत्र है, वहाँ भी लोग प्रकृति के जो प्रेमी होते हैं वो भी जाते हैं। तो एक तरह देखें तो रणथंभौर का जो किला
ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ धार्मिक पर्यटन भी होता है, जहाँ ऐतिहासिक पर्यटन भी होता है और जहाँ वन्य जीवी प्रेमियों के लिए भी ये तीर्थ स्थल है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये। देखो इसके बारे में कुछ चर्चाएं हम कर लेते हैं, दुर्ग या किले की कुछ बातें हम कर लेते हैं जो आपको पढ़नी है, यहाँ घूमना नहीं है, पढ़ना है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल का महत्वपूर्ण कथन है। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा था कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद इसलिए है क्योंकि इस किले पर जाने से पहले घने जंगल आते हैं, तो ये किला दिखता नहीं है, दुश्मन को नहीं दिखता, लेकिन इस किले पर बैठे हुए व्यक्ति को सब कुछ दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बख्तरबंद है। अब फजल का कथन है, देखना ध्यान से समझ लेना, जल्दी जल्दी कितना ही बोलूं लेकिन हर एक लाइन से यहां से सवाल निकल कर आते हैं। तो अबुल फजल ने इसी किले के लिए कई बार सवाल आया हुआ है, सवालों को ही शामिल करके मैंने ये वीडियो बनाया है, जितने भी एग्जामों में सवाल आए हुए उनको एक जगह कलेक्ट किया और पूरी डिटेल बन गई। दूसरी बात कहें, अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये एक पार्वत्य दुर्ग है और वन दुर्ग है। ये एक ऐसा किला है जो गिरि दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी, क्योंकि इसके रास्ते में भयंकर वन आता है, तो वन दुर्ग भी है और गिरि दुर्ग भी है। ये इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक रणथान देव ने किया था और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा रणथंभौर। तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रणथान देव याद रखना आप। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। लेकिन इसमें एक और चीज खास देखिए कि इस पहाड़ के एक तरफ खाई इतनी गहरी है कि जैसे उसको देख के लगता है कि जैसे किसी ने काट कर बनाई हुई है, एकदम सीधी दीवार की तरह इसकी खाई है और वो उसको सुरक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। आप जब भी रणथंभौर जाओगे तो एक तरफ जिसकी खाई देखोगे, गणेश मंदिर के बिल्कुल नजदीक आप देखोगे तो खाई बनी हुई है और खाई इतनी सीधी है कि लगता है जैसे किसी व्यक्तियों ने उसको काट कर बनाया हुआ हो। तो इस प्रकार है, इसकी सुरक्षा में भी काफी महत्वपूर्ण सुरक्षित है। रणथंभौर दुर्ग ऊंचे गिरी शिखर पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें आपको मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेंगे और आश्चर्य की बात है कि इसमें गिरजाघर में तीनों धर्मों का संगम, मंदिर और मस्जिद लगभग सभी किलों में मिल जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली के शासकों ने, मुगल शासकों ने, या यूं कहूं कि दिल्ली सल्तनत काल में जब भी शासकों ने आक्रमण किया तो वहां मस्जिदों का निर्माण कर दिया। मंदिर पहले थे लेकिन गिरजाघर, ये तीनों कॉम्बिनेशन है वो रणथंभौर के किले में देखने को मिलते हैं। इसके उपनाम की बात करूं तो इसको बोलते हैं दुर्गाधिराज, दुर्गों में बहुत बढ़िया, दुर्ग अधिराज भी कहा जाता है। इसका उपनाम ये है, वास्तविक नाम है रणथपुर, नाम था रणथपुर। रणथपुर का अपभ्रंश होते हुए ये क्या हो गया, रणथंभौर हो गया। रणथपुर नाम था। आज भी महिलाएं गीतों में गाती है, जो गणेश जी के गीत है तो रणथंभौर, रणथपुर, ये ऐसे नाम आते हैं और ट्रेडिशनल नाम इसका रणथपुर ही था। देखो कुछ कथन रणथंभौर के किले के बारे में कथन है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम के दृष्टि से देखिए कथन है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है, जिसका हमने जिक्र किया। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार आक्रमण किया था और ये सवाल आया था, ध्यान रख लेना आप, ये सवाल आया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर के किले पर तो वो असफल हुआ तो उसने क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और वापस चला गया क्योंकि उसको पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा कि ऐसे 10 किले मैं कुर्बान करूं, मुसलमान की एक भी जान नहीं जानी चाहिए। तो ये कथन था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि जब 1301 में ये विजित हुआ रणथंभौर का किला, तो उसने कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया। देखो, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया है। कुफ्र हिंदुओं को मानते थे, तो कुफ्र का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का। अमीर खुसरो 1301 में अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के साथ में थे, तो उन्होंने कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया है। ये किसके बारे में कहा था, रणथंभौर जीतने के बाद में कहा था। कुछ कथन हर एक बार कम से कम 20-20 बार यहां से सवाल निकल कर आए हुए हैं, तो एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए, चाहे मजा आए या नहीं आए। दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो रणथंभौर के किले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है,
उनको देख लो आप एक बार। रणथंभौर में दर्शनीय स्थलों में से पहले जो दर्शनीय स्थल है वो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। जो गणेश जी का मंदिर है उनको त्रिनेत्र गणेश जी का, राजस्थान में सबसे पवित्र गणेश जी का मंदिर, सबसे बड़े पूजनीय गणेश जी का मंदिर जो है वो रणथंभौर में, और इसी को शादियों में कार्ड भेजा जाता है रणथंभौर, तो उसको बोलते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। दूसरा है सुपारी महल। सुपारी महल एक ऐसा महल है जिसमें मैं बात कर रहा था कि इसमें मंदिर के भी है, मस्जिद के भी बात है, और इसमें गिरजाघर भी है, तीनों धर्मों के पूजा स्थल है। तो सुपारी महल भी बना हुआ है। इसके अलावा जौहर बोहर महल भी बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जोगी महल बना हुआ है। यह एक महल बनाया हुआ था जो एक साधु के लिए बनाया गया, तो उसके बाद में साधु का डेरा लगने लग गया तो उस महल का नाम पड़ गया जोगी महल, तो जोगी महल बना हुआ है। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी, जो अभी आपने पढ़ा 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज राठौड़ के, ये पृथ्वीराज के जो कुंभलगढ़ का किला था उसमें बनी हुई थी। तो 32 खंभों की छतरी जो है उसको न्याय छतरी भी बोलते हैं और 32 खंभों की छतरी बोलते हैं, जो जिसका मैं आपको यूं बताऊं कि ये रणथंभौर के किले में है और जैत्र सिंह की है। ये जैत्र सिंह, इसकी याद में बनाई गई थी उनके पुत्र के द्वारा। तो 32 खंभों की छतरी है। हमीर महल है, जैत्र सिंह का पुत्र था हमीर, तो उन्होंने महान शासक था, इसका जिक्र आएगा। तो हमीर महल भी कहां बना हुआ है? रणथंभौर के किले में, और उन्होंने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसको न्याय छतरी भी कहा जाता है। हमीर की कचहरी भी है। तो हमीर शासक वहां के थे, तो आपको याद रखने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमीर रणथंभौर के शासक महान शासक थे, और उन्हीं के नाम से हमीर महल और हमीर कचहरी बनी हुई है। रानी हाड़ा तालाब भी इसमें बना हुआ है, और कुत्ते की छतरी, एक ही हम मोस्ट आता है कि यह कुत्ते की छतरी बनी हुई है, जो एकमात्र है राजस्थान में, कहीं नहीं है कुत्ते की छतरी, केवल और केवल रणथंभौर में। देखो रणथंभौर के किले की मैं बात करूं तो रणथंभौर किले का जो युद्ध हुआ था 1301 का, उसको आप देख लेना कि रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर के किले पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के दौरान रणथंभौर दुर्ग का उस समय शासक था हमीरदेव चौहान, और इसी हमीरदेव चौहान ने उनसे संघर्ष किया था। 11 जुलाई 1301 को इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में युद्ध हुआ, और उनकी पत्नी जो थी रंग देवी या रंगा देवी, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ, और उसके बाद में केसरिया किया उन्होंने हमीर ने, और ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था, क्योंकि कहा जाता है कि रणथंभौर के जो शासक हमीर थे उनकी पत्नी रंगा देवी और उनकी पुत्री थी पद्मा, तो उन पद्मा कंवारी थी, तो उस समय कहा जाता है कि कंवारी लड़कियां केवल जल जौहर कर सकती थी, अग्नि जौहर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए यहां जल जौहर हुआ। तो कई बार सवाल आया हुआ है कि जल जौहर किस किले में हुआ, तो केवल और केवल रणथंभौर के किले में जल जौहर हुआ एकमात्र। रणथंभौर युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी था, जिसने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। 1301 का जिक्र किया, छोटी सी बात थी, इतिहास की छोटी बातें, बाकी इतिहास में हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतिहास में इतनी बात आपको आनी चाहिए। 1301 हमीर, रंग देवी और पद्मा और ये जल जौहर, 4 चीजें हमने याद की। बात करेंगे जालोर के दुर्ग की, छोटी छोटी बातें जालोर के दुर्ग की भी कर लेते हैं। जालोर का दुर्ग ऐसा है, दिख रहा है पेंटिंग्स में, आपकी फोटो में जालोर का दुर्ग का बातें हुई, लेकिन जालोर के दुर्ग की मैं बात करूं तो जालोर का दुर्ग है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में, ज्यादातर जो किले है राजस्थान के दुर्ग है जो वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ज्यादातर पहाड़ों पे बने हुए हैं, तो गिरिदुर्ग की श्रेणी में इसको माना जाता है। जालोर दुर्ग राजस्थान के राज्य के जालोर जिले में और सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, याद रखना सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा जालोर का किला या जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने, कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर के किले का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर? सुवर्णगिरी पहाड़ी पर। इसके अलावा जालोर दुर्ग के कुछ उपनाम भी है, जिसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये इस पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा कनकाचल भी कहते हैं, इसके अलावा इसका नाम सोनलगढ़ भी कहते हैं, ना मतलब सोने से मिलता जुलता है, सोनलगढ़ भी कहते हैं, इसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। इसमें दर्शनीय स्थलों की मैं बात करूं तो इसमें मलिक शाह की दरगाह, ध्यान रख लेना, मलिक शाह की दरगाह कहां है? जालोर के किले में।
दूसरी बात करें तोप मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद, कई बार सवाल आया हुआ है, मोस्ट है अलाउद्दीन की मस्जिद कहां है, जालोर में, जिसको तोप मस्जिद भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। युद्ध की मैं बात करूं, इतिहास की मैं बात करूं जालोर के किले की, तो इतिहास में जाएंगे तो हम सबसे महत्वपूर्ण है 1311 की घटना। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उस समय जालोर के शासक थे कानड़देव सोनगरा, महत्वपूर्ण शासक थे। कानड़देव सोनगरा का पुत्र था वीरमदेव। ठीक है, कानड़देव के समय आक्रमण हुआ था तो कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव। जालोर आक्रमण के दौरान कानड़देव सोनगरा के साथ उस विश्वासघात करने वाला सेनापति बीका दैया था और इसने धोखा किया और उसको इसकी वजह से कानड़देव को हारना पड़ा। बीका दैया ने जालोर के दुर्ग के गुप्त रास्ते अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए थे और जालोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जो जालोर दुर्ग पर किया और उसके बाद में उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। याद रख लेना, जालोर दुर्ग का नाम क्या किया था, जलालाबाद कर दिया गया था। इस युद्ध का वर्णन कानड़देव प्रबंधन और वीरमदेव सोनगरारी बातों में किया गया है। कानड़देव प्रबंधन और वीरमदेव सोनगरारी बातें कवि पद्मनाभ द्वारा रचित है। ये किताबें भी आपको याद रखनी है, पद्मनाभ द्वारा कौन सी किताबें हैं, कानड़देव प्रबंधन और वीरमदेव सोनगरारी वाद, ये दो किताबें हैं और इसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। बात करेंगे छोटी सी बात सिवाना के दुर्ग या गढ़ सिवाना की हम बात करेंगे। चित्र आपके सामने है। वास्तव में सिवाना का दुर्ग कहाँ है, बाड़मेर में हम ले चलते हैं आपको सिवाना के दुर्ग में। तो इस जो सिवाना के दुर्ग की हम चर्चा करेंगे काफी अलग तरीके से करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा अभी कि वास्तव में इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने अभी डिटेल आपको समझाई, 4 किलों का जिक्र किया। एक किले की चर्चा हम करेंगे प्रश्नोत्तर विधि से। एक विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि, तो प्रश्नोत्तर विधि से इसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है आपको ये विधि आपको पसंद आए। तो सिवाना के दुर्ग से पहले आपका सवाल जो आता है, सिवाना या सिवाना दुर्गों की किस श्रेणी में आता है, तो आप सबको पता है गिरिदुर्ग आता है। सिवाना का किला भी गिरिदुर्ग है। दूसरा है सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, तो मैं बता दूं आपको बाड़मेर जिला राजस्थान में सिवाना का दुर्ग है। तीसरी जो बात आती है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना का दुर्ग स्थित है। चौथी जो सवाल आता है, राजस्थान में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया, उत्तर आएगा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। अगली मैं बात करूं, राजस्थान में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका उत्तर आएगा वीर नारायण पंवार ने करवाया था इसका निर्माण। पंवार शासक राजा भोज के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका नाम था वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार जो राजा भोज थे उसके पुत्र थे। तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप इन सवालों को देख सकते हो, पूरी डिटेल आएगी। राजस्थान में स्थित सिवाना दुर्ग का वास्तविक नाम क्या था, तो कुंभथाना का किला, ये दूसरा नाम था। कुंभथाना का किला हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ था, कुंभथाना का किला। अगला जो सवाल है, राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में हल्देश्वर की पहाड़ियों पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग बना हुआ है। अगला सवाल है, कुम्मट दुर्ग राजस्थान के किस दुर्ग का उपनाम है या अन्य नाम है, तो कुम्मट दुर्ग इसी सिवाना के किले का नाम कुम्मट नाम भी है। अगला जो नाम है, राजस्थान में स्थित सिवाना दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब ये होता है कि किस किले को जीतने से पहले इसको जीतना जरूरी है। जिस शासक ने इसको जीत लिया वो उस किले को भी जीत लेगा। तो जालोर दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना के किले को जीतना आवश्यक होता था, इसलिए इसको कुंजी कहा जाता था। संकटकाल के दौरान मारवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली किसे कहा जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ के बारे में बात की थी, तो वैसे ही मारवाड़ के राजाओं के आश्रय स्थल का मतलब जब भी मारवाड़ पर आक्रमण होता था तो वो भाग के कहां चले जाते थे, तो वो यही सिवाना का दुर्ग है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या रखा, जब अलाउद्दीन ने सिवाना के दुर्ग पर जीता था तो उसके बाद में इसका क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया खेराबाद। अगला जो नाम है, सिवाना युद्ध जो 1308 में सिवाना के शासक कौन थे, 1308 में सिवाना पर आक्रमण हुआ तो उसमें सिवाना के शासक कौन थे, तो उसका नाम था वीर शातलदेव सोनगरा। 1308 में आक्रमण हुआ था इस पे। सिवाना युद्ध जो 1308 में किन किन के मध्य हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी और शातलदेव सोनगरा के मध्य हुआ था और शातलदेव की पत्नी जो मेणादे थी उनके नेतृत्व में जोहर किया गया था। तो पहला जोहर था 1308 का। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर सिवाना दुर्ग का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था, इसका उत्तर आएगा
कमालुद्दीन गुर्ग और इसी को सेनापति बनाकर वहां भेजा था और इसी को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर खैराबाद का सेनापति किसे नियुक्त किया? तो आपको पता है कमालुद्दीन गुर्ग को किया था। सिवाना का युद्ध जो 1308 में हुआ, वीर शातलदेव सोनग्रा के साथ विश्वासघात किस व्यक्ति ने किया था? तो सेनापति भावले ने इसके साथ विश्वासघात किया था। एक है भांडेलाव तालाब, जिसके बहुत प्रसिद्ध है, सिवाना के किले के अंदर बना हुआ है और कहते हैं कि इसकी गहराई अभी तक नापी नहीं गई और हर वर्षा ऋतु के अलावा जितनी भी ऋतुएं होती है उसमें पानी इसमें सूखता नहीं है। तो भांडेलाव तालाब जो है वो किस दुर्ग में है? सिवाना के दुर्ग में है। वीर शातलदेव सोनग्रा के सेनापति भावले ने विश्वासघात करते हुए दुर्ग के किस तालाब में गाय का मांस या गाय का रक्त मिलाया था? तो वहां एक ही तालाब है, वो है भांडेलाव तालाब, तो उसमें मिला दिया। तो ये इस प्रकार 19 सवाल हमने देखे। 1308 की घटना, वीर शातलदेव का जिक्र हमने पढ़ा और ये सवाल आपको एक जगह होते ही एक कहानी आपके मोटे मोट बन जाती है सिवाना के किले की। अब देखो 1308 के अलावा बात करें तो सिवाना का जो दूसरा शाखा था वो हुआ था 1582 में। अकबर के कहने पर मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा नहीं है, राजा उदय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें कल्याण दास जो कल्ला थे उनके नेतृत्व में केसर किया राजाओं ने और हाड़ी रानी के नेतृत्व में जोहर किया था। तो दो सिवाना में दो जोहर हुए, एक 1582 में और एक 1308 में। 1308 का जो जोहर था वो शातलदेव के नेतृत्व में हुआ और दूसरा जो था वो था कल्याण दास या कल्ला के नेतृत्व में। तो ये सिवाना की कहानी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कम करके आप आराम से देख सकते हो, आ रहा है तो स्पीड ज्यादा करके भी आप देख सकते हो। तो कुछ किलों का हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ के किले का जिक्र, हमने पढ़ा कुंभलगढ़ के किले का जिक्र, हमने पढ़ा रणथंभौर के किले का जिक्र, हमने पढ़ा जालोर के किले का जिक्र, हमने पढ़ा सिवाना के किले का। तो 5 दुर्गों की फटाफट रैपिड क्लास हमने देखी और ये आपको आ रही है। तो इसमें से ज्यादातर एग्जामों में आज तक के सवाल आए हुए, आशा है आपका रिवीजन हुआ होगा। रैपिड क्लास थी, 5 किले इतने समय में कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हो सकता है स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इसमें शामिल होगी। पसंद आई होगी आपको और कोई कमी रही कमेंट कर सकते हो। एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे जिसमें कुछ और किलों की हम बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।